नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, जिसमें हम पूरी परीक्षावाणी को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चैप्टर वाइज यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। आज हम उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक तत्व हैं, चाहे वो यहाँ की लोक चित्र हो, यहाँ की शिल्पकला हो, मूर्ति शिल्प हो, लोकगीत हो, यहाँ के नृत्य हो, वाद्य यंत्र हो, उस वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर से पहली वीडियो आज कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोक चित्र, शिल्पकला और मूर्ति शिल्प से संबंधित जो नोट्स हैं उनको सरल और सीधे शब्दों में कवर करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, जिससे आपकी ये सारी चीज़ें एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाए। हमारी परीक्षावाणी की जो सीरीज़ है, हमने उसे 3 भागों में कवर कर रहे हैं। पहले भाग में हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को पूरा कवर किया, उसके बाद ज्योग्राफी को कवर किया। दूसरे भाग में उत्तराखंड के जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनको जनपदवार कवर कर रहे हैं। उसमें अभी तक हम देहरादून और हरिद्वार को कर चुके हैं और तीसरा भाग यहाँ से शुरू होगा, जिसमें हम सांस्कृतिक तत्व और इसके बाद के चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोक चित्रकला के बारे में। लोक चित्रकला के अंतर्गत सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आता है एपण। एपण को छिपण भी कहा जाता है। शुभ अवसरों पर देहरी को लीपना या सजावट करना एपण कहलाता है। तो शुभ अवसरों पे, मांगलिक अवसरों पे देहरी को लीपना या सजावट करना क्या कहलाता है? एपण। इसे छिपण भी कहते हैं। ठीक है। किसी मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में बिस्वार, बिस्वार क्या होता है? चावल के आटे का घोल, इसको बनाया जाता है और लाल या सफ़ेद मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में बनाई जाती है वहाँ पे आकृति, जिसे हम एपण कहते हैं। ठीक है। इसे 2021-22 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इस बार के जो नोट्स है, हमारे जो परीक्षावाणी वाली सीरीज़ है हमारी, और डीप में हमने नोट्स को बनाया है और छोटे छोटे पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ से कथन वाले क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। सीधा बन जाएगा कि एपण में इस्तेमाल होने वाला बिस्वार क्या है, या सीधा पूछेगा बिस्वार क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है। इसे जीआई टैग दिया गया 2021-22 में। जो एपण है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसे रंगोली और अल्पना, ये इसके फेमस नाम हैं। अगर लोकेशन वाइज पूछेगा तो अल्पना इसे बंगाल में कहते हैं, रंगोली इसे महाराष्ट्र में कहते हैं। इसके अलावा इसे झेलम तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश में मंडाना के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में खासकर कुमाऊं में इसे एपण कहते हैं। इसके अलावा छिपण हो गया। बंगाल में अल्पना के नाम से, महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से, तमिलनाडु में झेलम के नाम से, मध्य प्रदेश में मंडाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह है एपण। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चित्र हैं उनमें आता है थापा चित्र। थापा चित्र क्या होते हैं? त्यौहार और मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल और रंगों से बनाए जाने वाले चित्र। ये भी उसी अवसर पे बनाए जाते हैं, उसी तरीके से बनाए जाते हैं। त्योहारों पर, मांगलिक अवसरों पर पिसे चावल और रंगों से बनाए जाने वाले चित्रों को कहते हैं थापा चित्र। ठीक है। जो विशेषकर देहरी पे या आंगन में बनाए जाए वो एपण हो गया, जो इसके अलावा बनाए गए वो आपके थापा चित्र। ठीक है। नात या टुपुक चित्र, ये क्या होते हैं? रसोई घर की दीवारों पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र को नात या टुपुक चित्र कहा जाता है। ये भी बिस्वार यानी कि जो पिसे चावल का घोल होता है उससे जो बनाया जाता है, उससे इन चित्रों को बनाया जाता है। रसोई घर की दीवारों पर बने हुए इन देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहते हैं? नात या टुपुक चित्र कहा जाता है। ठीक है। वसुधारा चित्र, खास अवसरों पर घर के पूजा स्थल में और देहरी में बनाए जाने वाले चित्र वसुधारा चित्र कहलाते हैं। पूजा स्थल पर बनाए जाने वाले चित्र या खास मौकों पर देहरी में बनाए जाने वाले चित्र, उनको वसुधारा चित्र कहते हैं। इसके अलावा है ज्योति मातृका चित्र। ये सारे क्वेश्चन मिलान में, कथन में आपसे बनते हैं। जो ज्योति मातृका चित्र है, विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के बनाए गए चित्रों को कहा जाता है। ठीक है। तो रसोई घर की दीवारों पर बने हों तो नात और टुपुक, विभिन्न अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवताओं के बने हों तो ज्योति मातृका चित्र। इसके अलावा प्रकीर्ण चित्र भी होते हैं। कागज में दरवाजों
पर ब्रश या उंगलियों के माध्यम से बनाए जाने वाले चित्रों को प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है। कागजों पर, दरवाजों पर ब्रश के माध्यम से, हाथों के माध्यम से छाप लगाए जाते हैं, इन्हीं छापों को प्रकीर्ण चित्र कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चित्रांकन हैं। जो नोट्स हैं बिल्कुल सिंपल नोट्स हैं, जिससे आपकी एक एक चीज जो है वो अच्छे से कवर होगी और आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। इन सब चित्रों के अलावा जो प्रमुख चित्रांकनों में है उनमें एक है लक्ष्मी पौ चित्र। दीपावली के अवसर पे घर के मुख्य द्वार से तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी माता के पदचिन्ह बनाए जाते हैं, जिनको सिर्फ पौचिन्ह या लक्ष्मी पौचिन्ह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेली। आरती की थाली में बनाए गए चित्रांकन, उनको क्या कहते हैं? जो आरती की थाली होती है उसमें जो चित्र आदि बनाए जाते हैं उनको सेली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है शिव। शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए जो चित्र आदि बनाए जाते हैं उनको शिव कहा जाता है। ठीक है, खोड़िया। मंडप पर बनाए गए चित्रांकन खोड़िया कहलाते हैं। ठीक है, जो मंडप पर चित्र आदि बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं खोड़िया। मवाली, ये क्या होता है? प्रवेश द्वार पर विभिन्न रंगों से बनाए गए चित्र मवाली कहलाते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार पर जो बनाए जाते हैं उनको कहते हैं मवाली। गाजा क्या होता है? शरीर पर देवी देवताओं के टैटू को गोदना, इसे गाजा कहते हैं। गोदना या गाजा दोनों एक ही को कहते हैं कि शरीर पर देवी देवताओं के टैटू को बनवाना। ठीक है, इसे गोदना भी कहते हैं और गाजा भी कहते हैं, इसको भी याद रखना है। तो ये हैं उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट लोक चित्र। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ की शिल्पकला के बारे में। शिल्पकला में सबसे पहले आपकी आती है काष्ठ शिल्प। एक सवाल आपसे पेपर में आया था, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो काष्ठ शिल्प में निपुण मानी जाती है या काल्प शिल्प से जुड़ी हुई है काष्ठ शिल्प से? तो यह है राजी जनजाति। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है जो पेपर में बना हुआ है। चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यहाँ के जो जनपद हैं हमारे, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ का जो प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग है वो रिंगाल पर आधारित है। रिंगाल से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें कंडी, चटाई, कोटरी, मोष्टा, डाले, सूप, ये सब किससे बनाया जाता है? रिंगाल से बनाया जाता है। रिंगाल एक प्रमुख हस्त शिल्प उद्योग का उत्पाद है। एक पेपर में सवाल आया था कि जो मोष्टा है ये किससे बनाया जाता है? तो ये रिंगाल से बनाया जाता है। ठीक है, घरेलू कार्यों में इनका इस्तेमाल होता है, कृषि कार्यों में इनका इस्तेमाल होता है। पिथौरागढ़ का परंपरागत विशिष्ट हस्तशिल्प है। इसकी विशिष्टता के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। किस जनपद के हस्तशिल्प को जीआई टैग दिया गया है? तो वो है हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में कालीन उद्योग भी यहाँ का काफ़ी फेमस है। कालीन उद्योग जो है ये कहाँ का फेमस है? तो धारचूला और मुनस्यारी का फेमस है। ठीक है, सीधा सवाल बनेगा कि इनमें से कौन सी जगह है जो अपने कालीन उद्योग के लिए फेमस है? धारचूला और मुनस्यारी। भोटिया जनजाति के द्वारा भेड़ की ऊन से तैयार किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का गरम कालीन या गलीचा है। इसे गलीचा या दन भी कहते हैं। क्या है ये? एक प्रकार का कालीन है। यह जीआई टैग प्राप्त हस्तशिल्प उत्पाद है। इसको भी याद रखना कि गलीचा और दन ये दोनों क्या है? एक ही नाम है। यह एक प्रकार का गरम कालीन है जो भोटिया जनजाति के द्वारा भेड़ की ऊन से तैयार किया जाता है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग प्राप्त एक अन्य मुख्य हस्तशिल्प उत्पाद जो है वो थुलमा है। एक प्रकार का कंबल या शॉल है और इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। यह भी एक इंपॉर्टेंट हस्तशिल्प उत्पाद है। ठीक है, अब बात करेंगे मूर्ति शिल्प के बारे में। उत्तराखंड में कई सारे प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों से हमें कई सारी ऐसी विशिष्ट मूर्तियां मिली हैं, प्राप्त हुई हैं, जो अलग अलग सदियों पुरानी हैं। कई सारे उनकी ऐसी विशिष्टता है जो पेपर में पूछी जाती है, वहां से भी सवाल आते हैं। तो अब हम उन्हीं मूर्ति शिल्प के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव के संबंधित जो इंपॉर्टेंट मूर्तियां हमें मिली हैं उनको देखते हैं। नृत्य मुद्रा में शिवजी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो नृत्य करते हुए भगवान शिव की जो प्रतिमा हमें मिली है यह जागेश्वर के नटराज और गोपेश्वर मंदिर से मिली है। तो ये आपको सीधा सवाल ऐसे ही आएगा कि मिलान कीजिए और देगा कि नृत्य मुद्रा में शिवजी की प्रतिमा, संहारक मूर्ति उनकी कहां से मिली है, वज्रासन मुद्रा में कहां से मिली है, इस तरीके से। तो भगवान शिव की नृत्य करते हुए जो मूर्ति मिली है वो जागेश्वर के नटराज और गोपेश्वर मंदिर से मिली है। ठीक है,
अगर दूसरी मुद्रा की बात करें, वज्रासन मुद्रा, जो वज्रासन मुद्रा है, इसमें भगवान शिव की मूर्ति कहां से मिली है? तो केदारनाथ धाम के द्वार पट्टिका पर यह अंकित है। बेसिकली केदारनाथ धाम में द्वार पट्टिका पर भगवान शिव की वज्रासन मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। ठीक है। वीर्यासन मुद्रा में कहां से मिली है? उनकी प्रतिमा ये बैजनाथ से मिली है। और भगवान शिव की संहारक मूर्ति कहां से मिली है? संहारक के रूप में ये मूर्ति प्राप्त हुई है। इसमें धनुष आकार मुद्रा में 8 भुजाएं भगवान शिव की दर्शाई गई हैं और यह प्रतिमा हमें लाखा मंडल से मिली है। तो हमने सबसे पहले भगवान शिव की जो विशिष्ट प्रतिमाएं हैं, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उनके बारे में जाना कि नृत्य मुद्रा कहां से मिली है, वज्रासन कहां से है, संहारक कहां से है, और यहां से क्या सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, वो भी मैंने आपको कहा कि आपको कई बार यहां से मिलान वाले सवाल दे देता है कि इधर दे देगा संहारक प्रतिमा, इधर दे देगा बैजनाथ, नीचे दे देगा लाखा मंडल, इधर दे देगा वीर्यासन मुद्रा में प्रतिमा। तब आपको मिलान करना होता है, संहारक प्रतिमा लाखा मंडल से मिली है, वीर्यासन में बैजनाथ से मिली है, इस तरीके से। ठीक है। अब भगवान विष्णु की जो हमें प्राचीन मूर्तियां मिली हैं उनकी बात करते हैं। वामन अवतार, भगवान विष्णु के 5वें अवतार था वो वामन अवतार था। वामन अवतार की प्रतिमा हमें कहां से मिली है? काफी प्राचीन यह प्रतिमा है, काशीपुर से मिली है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा भगवान विष्णु की शेष शयन मूर्ति ये कहां से मिली है? ये हमें द्वाराहाट और बैजनाथ से मिली है। शेष शयन मूर्ति हमें कहां से मिली है? जिसमें वे शेषनाग जी के ऊपर यहां पर विश्राम कर रहे हैं, तो वह मूर्ति हमें बैजनाथ से मिली है, द्वाराहाट से मिली है। ठीक है। इसके अलावा भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा ये कहां से मिली है? यह जो मूर्ति है इसे 11वीं शताब्दी की माना जाता है, 11वीं सदी की मानी जाती है यह प्रतिमा, और ये हमें देवलगढ़ से मिली है। तो भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? देवलगढ़ से मिली है। ठीक है। आदि बद्री की मूर्ति, आदि बद्री की मूर्ति हमें मिली है, आदि बद्री धाम से मिली है। 5 फुट ऊंची यह प्रतिमा अभंग मुद्रा में स्थापित है। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें पद्म, गदा, चक्र और शंख हाथ में यहां पर उन्होंने लिए हैं। तो ये मूर्ति कहां से मिली है? आदि बद्री से मिली है। ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा कि भगवान विष्णु की अभंग मुद्रा में जो मूर्ति है कहां से मिली है, उनमें उनके कितने हाथ दर्शाए गए हैं, इस तरीके से सवाल यहां से आपके बनते हैं। ठीक है। गणपति जी की मूर्तियों की बात करते हैं। गणपति जी की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें कहां से मिली है? वो जोशीमठ से मिली है। ठीक है। जोशीमठ में गणेश जी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो नृत्य करते हुए प्रदर्शित होती है। 8 भुजाओं से युक्त इस मूर्ति में गणेश जी हैं और यह मूर्ति जो है 11वीं सदी की मानी जाती है। ठीक है। गणपति जी की एक विशिष्ट मूर्ति हमें मिली है, वो लाखा मंडल से मिली है। इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले पॉइंट को लेकर सवाल पेपर में बना हुआ है कि गणपति जी की एक विशिष्ट मूर्ति कहां से मिली है? लाखा मंडल से मिली है। अब इस मूर्ति में विशिष्ट क्या है? देखिए, इसमें विशिष्ट है, पहली चीज यह है कि इस पर दक्षिण भारत का साफ प्रभाव देखने को मिलता है। सीधा सवाल आएगा, इनमें से किस जगह से प्राप्त प्रतिमा में, गणेश जी की प्रतिमा में हमें दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है? तो लाखा मंडल। इसमें गणेश जी मोर की पीठ पर सवार हैं, दोनों ओर 2 मोर हैं, मूर्ति के 4 हाथ और 6 सिर यहां पे दर्शाए गए हैं। अब सवाल कैसे आता है? सवाल आएगा, मोर की पीठ पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहां से मिली है? यह सवाल आता है आपका डायरेक्ट, ये लाखा मंडल से मिली है। अब आप आसानी से बताएंगे कि यहां पर वे मोर की पीठ पर बैठे हुए हैं, जबकि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है, चूहा है, लेकिन यहां पर वे मोर की पीठ पर बैठे हुए हैं। उनके 4 हाथ यहां पे दिखाए गए हैं, 6 सिर दिखाए गए हैं, और यह जो मूर्ति है इसे 12वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है और इस पर दक्षिण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक ही लाइन से कितने सारे सवाल बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं मां दुर्गा देवी की मूर्तियां। इनकी खड़ी मूर्ति कहां से मिली है? तो दुर्गा माता की जो खड़ी मूर्तियां हैं ये हमें बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त हुई हैं, यानी वहां पर इनको अब रखा गया है। सिंह वाहिनी मूर्ति, सिंह पे सवार मूर्ति कहां से मिली है? तो जागेश्वर और काली मठ से मिली है। ठीक है। बैजनाथ संग्रहालय में उनकी खड़ी मूर्ति है और जागेश्वर और काली मठ में उनकी सिंह वाहिनी जो प्रतिमाएं हैं वो यहां पर हैं। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में सूर्य मूर्तियां भी मिली हैं।
प्रमुख सूर्य मूर्तियों की बात करें तो काले पत्थर से बनी सूर्य मूर्ति कहां से मिली है? काले पत्थर से बनी हुई सूर्य मूर्ति हमें जागेश्वर से मिली है। इस मूर्ति में जो सूर्य देवता है 7 घोड़ों के रथ के ऊपर वे सवार हैं। तो 7 घोड़ों के रथ पे सवार सूर्य देवता की प्रतिमा कहां से मिली है? आप कहेंगे जागेश्वर, और काले पत्थर से यह मूर्ति बनी है। इसके अलावा भगवान सूर्य की अन्य मूर्तियां जो हैं वो हमें एक मिली है द्वारा हाट से। इसके अलावा सूर्य देवता की जो अन्य इंपॉर्टेंट मूर्ति हमें मिली है वो द्वारा हाट से मिली है। ठीक है। मेखंडा की पार्वती प्रतिमा, यह मूर्ति मेखंडा से मिली है, पार्वती माता की मूर्ति, और यह मूर्ति कला की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लाखा मंडल की गौरी प्रतिमा, लाखा मंडल से गौरी प्रतिमाएं मिली हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी की इनको माना जाता है, जिसमें जो गौरी मां है उनको तपस्यारत दिखाया गया है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि उनकी तपस्या करती हुई प्रतिमा कहां से मिली है? लाखा मंडल से। किस शताब्दी की है? 8वीं 9वीं शताब्दी की इसे माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, जो यह प्रतिमा है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति, यह शक्ति रंभा देवी का एक रूप इन्हें माना जाता है। इनकी जो पहली प्रतिमा मिली थी वो हमें चंबा से मिली है। इसको भी आपने याद रखना है, कहां से प्राप्त हुई? चंबा। इसके अलावा उत्तराखंड में ब्रह्मा जी की मूर्तियां भी मिली हैं। द्वाराहाट और बैजनाथ संग्रहालय में इनकी मूर्तियां अब स्थापित की गई हैं। ठीक है। बैजनाथ की मूर्ति, बैजनाथ की मूर्ति की अगर हम बात करें तो बागेश्वर जनपद में स्थित बैजनाथ मंदिर में भगवान शिव और पार्वती देवी की सुंदर मूर्तियों का निर्माण काले पत्थरों से कत्यूरी शैली में किया गया है। तो बैजनाथ मंदिरों से हमें भगवान शिव और मां पार्वती की सुंदर मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है और काले पत्थरों से हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मांगलिक मूर्ति शिल्प, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मूर्तियां होती हैं उत्तराखंड में? तो एक है नंदा सुनंदा की मूर्तियां। नंदा सुनंदा की जो मूर्तियां हैं इनको नंदा अष्टमी के पर्व पर केले के तने को काटकर बनाया जाता है। सीधा सवाल आएगा, इनमें से कौन सी प्रतिमाएं केले के तने को काटकर बनाई जाती हैं? तो नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं। ठीक है। कब बनाई जाती हैं? नंदा अष्टमी के अवसर पे। लक्ष्मी जी की मूर्ति, दीपावली पर गन्ने और नारियल से बनाई जाती है लक्ष्मी जी की मूर्तियां। ठीक है। इसके अलावा घुघुतिया या खिलौने, मकर संक्रांति पर आटे से इनको बनाया जाता है। ठीक है। इसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक और आपसे बात पूछी जाती है मृतिका शिल्प यानी मिट्टी शिल्प के बारे में, कि डिकारे और डिकरा क्या है? जो डिकारे और डिकरा है, मिट्टी से बनी देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां डिकरा या डिकारे कही जाती हैं। सवाल आया था पेपर में कि उत्तराखंड में डिकारे क्या है? तो मिट्टी की बनी हुई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां। ठीक है। इसके अलावा धातु शिल्प को लेकर के एक पॉइंट आपसे पेपर में पूछा गया था कि राज्य में जो चमड़े का कार्य करते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा में बढ़ाई या शार्की कहते हैं। ये सवाल पेपर में बना हुआ है कि चर्म शिल्प से जुड़े लोगों को क्या कहते हैं? तब आप कहेंगे बढ़ाई या शार्की। डिकरे और डिकारे क्या हैं? तो मिट्टी की बनी देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां, इसको भी याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों की पहली क्लास यहाँ पे कवर करी, अध्याय 10 परीक्षा वाणी। बिल्कुल इन चैप्टर्स के जो नोट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने का हमने प्रयास किया और पूरी डिटेल के साथ इनको बनाने का प्रयास किया। आज हमने लोक चित्र के बारे में, शिल्पकला के बारे में, मूर्ति शिल्प के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम उत्तराखंड की चित्रकला के बारे में जानेंगे। वहां से भी आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। फिर हम यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। Thank you, friends.